नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चुंबक एवं विद्युत चुंबक। दोस्तों, चुंबक का चैप्टर जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी में जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, इन सब में जो है वो चुंबक का उपयोग हम बखूबी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें चुंबक के बारे में जो है वो विस्तार से पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है चुंबक एवं विद्युत चुंबक। दोस्तों, सबसे पहले चुंबक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा करते हैं हम कि एशिया में मैग्नीशिया नामक एक स्थान है जो मध्य ग्रीस के लगभग पड़ता है। तो आपको ज़्यादा ध्यान यही रखना है कि एशिया में कोई मैग्नीशिया नामक स्थान है, और वहीं से जो है वो चुंबक का उद्गम मानते हैं, वहीं से हम जो है उसकी उत्पत्ति मानते हैं। हालांकि वो उत्पत्ति जो है वो हजारों वर्षों पहले से थी, लेकिन इसका ध्यान जो है वो हमें बाद में पड़ता है। तो मैग्नीशिया नामक जो जगह है वो एक टापू है, और उस टापू के ऊपर जो है वो अलग अलग कहानी आती है हमारे सामने। कि एक कहानी ये आती है कि एक गडरिया जो था वहाँ पर भेड़ें चरा रहा था, और उसकी जो लकड़ी थी, भेड़ों को चराने के लिए जो लकड़ी यूज कर रहा था, उस लकड़ी के आगे जो है यहाँ पर एक लोहे का जो बोल्ट है वो एक चढ़ा हुआ था उसके ऊपर। और जब उसको घसीट के वो चल रहा था, मान लो ये गडरिया जो था वो कुछ इस प्रकार से था यहाँ, और हो सकता है कि ये लकड़ी जो है इसको यहाँ से इसे पकड़ करके और इस प्रकार से आगे की ओर चल रहा हो। तो एकदम से जो है वो यहाँ पर कोई प्राकृतिक पत्थर आ जाता है, एक पत्थर आता है, और उस पत्थर के चिपक करके वो उसके हाथ से छूट जाती है। ये जब वापस उसको उठाता है तो ये महसूस करता है कि ये पत्थर जो है उसमें एक ऐसी शक्ति को महसूस करता है कि वो इस लोहे को जो है वो अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, एक कहानी अपने सामने ये आती है। दूसरी कहानी ये भी बोलते हैं कि गडरिया जो था वो जूते पहन रखा था, और जूते जो थे चमड़े के थे, और उनके अंदर कीलें लगी हुई थी लोहे की। तो जब वो पत्थर के ऊपर जब चला तो वहां पर उसको ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे उसको कोई कैच कर रहा हो, उसको कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, उसको एक रोकने की कोशिश कर रहा हो। जाहिर सी बात है, कुल मिलाकर के हमारे को एक ऐसी शक्ति के बारे में पता लगा जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। दोस्तों, ये वास्तव में जो मैग्नीशिया नामक जगह थी, वहां पर ये जो पत्थर था, ये पत्थर वास्तव में लोहे के गुणधर्म रखने वाला पत्थर था। आप सबको पता होना चाहिए कि लोहे जो है हम कई प्रकार के पढ़ते हैं, मैग्नेटाइट पढ़ते हैं, लिमोराइट, सिडेराइट, पाइराइट। तो कई प्रकार के हम जो है यहाँ पर लोहा पढ़ते हैं। उन्हीं में से एक लोहा जो है अपना वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। तो दोस्तों, ये जो मैग्नेटाइट प्रकार का जो पत्थर है उसमें सर्वाधिक लोहे के गुण पाए जाते हैं, और ये मैग्नेटाइट प्रकार का जो पत्थर था उसी में ये चुंबकीय गुण जो है वो सर्वाधिक थे। और ये चुंबकीय गुण जो है इस लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, या जूतों में लगी हुई कीलों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तो सबसे पहले जो है वो मैग्नेटाइट पत्थर को मैग्नीशिया नामक स्थान पर देखा गया, जो एशिया में है, मध्य ग्रीस के लगभग पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, हमारे को यहाँ से एक शुरुआती जानकारी मालूम होती है। आगे फिर हम बात करते हैं इसी में ही। यहाँ पर चुंबक का परिचय जो है, उस परिचय में हम अलग अलग पॉइंटों से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि लगभग लगभग 2000 वर्ष पूर्व 2000 वर्ष पूर्व मैग्नीशिया, जो एक स्थान का नाम है जो एशिया में पड़ता है, तो 2000 वर्ष पूर्व मैग्नीशिया नामक जो स्थान है वहां पर सर्वप्रथम जो है आप चुंबक के बारे में जानते हो। इसके अलावा दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो मैग्नीशिया में जो पत्थर पाया गया
जिसमें आपने चुंबकीय गुण देखे, वो कत्थई रंग का पत्थर था, जिसमें चुंबकीय गुण विद्यमान थे। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि मैग्नीशिया नामक स्थान पे जो पत्थर पाया गया वो कत्थई रंग का था, और कत्थई रंग का था और जिसमें क्या थे, चुंबकीय गुण थे। इसके अलावा आपको यह भी पता हो कि ये जो था पत्थर, ये वास्तव में मैग्नेटाइट प्रकार का पत्थर था। मैग्नेटाइट प्रकार का पत्थर था, Fe3O4 मैग्नेटाइट प्रकार का ये पत्थर था। इस मैग्नेटाइट प्रकार के पत्थर में सर्वाधिक जो है वो चुंबकीय गुण पाए गए और ये प्रकृति में पाया गया। और सबसे पहले जो हमें कहाँ मिलता है, ये 2000 वर्ष पूर्व एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिलता है। दोस्तों यहां आगे ध्यान रखने वाली बात यह है, इस पत्थर में दो प्रकार के गुण मुख्य रूप से पाए गए। नंबर 1, ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और दूसरा जो गुण था वो था स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में तैरता था। तो दोस्तों दो प्रकार के मुख्य गुण हमने इसमें देखे कि जो आपको ये जो मैग्नेटाइट प्रकार का पत्थर था जिसमें चुंबकीय गुण थे, जो कत्थई रंग का था, जो मैग्नीशिया में एशिया नामक स्थान पर मिला, जो प्राकृतिक रूप से हमारे को एक चुंबक के रूप में मिला, उसमें दो प्रकार के गुण थे। एक तो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना, और दूसरा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाना। दोस्तों यहां पर मैं आगे में बात करना चाहूंगा परिभाषा की। इसी से आप परिभाषा बना लेते हैं, यानी चुंबक के लिए मैं कहूंगा वह पिंड जिसमें लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण विद्यमान हो, वह स्वतंत्र अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में तैर सके। दोस्तों आपसे कोई पूछे कि चुंबक किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि चुंबक एक टुकड़ा है, एक पिंड है जिसमें लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान है, और साथ ही उसको स्वतंत्रता पूर्वक किसी रस्सी या धागे से लटकाया जाए तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाता है।
तो ये इस प्रकार से आप परिभाषा कह सकते हो कि चुंबक वह पिंड है जिसमें लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण विद्यमान हो और स्वतंत्रता अवस्था में लटकाने पर वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाए, तो वो टुकड़ा ही जो है वो क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। दोस्तों आप सबको यहां पर यह भी पता हो कि चुंबक जो है लोड स्टोन यानी कि दिशा बताने वाला पत्थर, दिशा बताने वाला पत्थर। दोस्तों लोड स्टोन पत्थर जो है ये उसी पत्थर को दर्शाया गया है यहां पर जो आपको कत्थई रंग का पत्थर प्राप्त हुआ था, जो मैग्नेटाइट प्रकार का एक लोहा है जिसमें चुंबकीय गुण है, जिसमें चुंबक तो विद्यमान है, जिसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है, जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी का ये चित्र है। इसी को लोड स्टोन या दिशा बताने वाला पत्थर कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसे नाविकों द्वारा दिशा का ज्ञान करने के लिए उपयोगी बनाया गया। और दोस्तों आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि इसी लोड स्टोन पत्थर का जो परिष्कृत रूप है वही आपका है कंपास, जिसे आप कंपास के नाम से जानते हैं। कंपास में बेसिकली दोस्तों क्या होता है, किस प्रकार से एक सुई नुमा चुंबक लिया जाता है निडल टाइप, और इसको एक किसी बंद कक्ष में ऑयल के साथ में इस प्रकार से भर दिया जाता है ताकि ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो। ज्वेल बेरिंगों के ऊपर इसको स्थापित कर दिया जाता है। एक साइड में जो है आप एन लिख देते हैं, दूसरी साइड में एस लिख देते हैं, ऐसे ही आप ईस्ट और वेस्ट भी लिख देते हैं, और इस प्रकार से जो है आप एक कंपास बना लेते हैं। तो दोस्तों लोड स्टोन जो पत्थर था उसी का ही परिष्कृत रूप जो है, सुधरा हुआ जो रूप है वो क्या है, आपका कंपास है। तो कंपास के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंपास को हिंदी में कुतुब नुमा भी कहते हैं, कुतुब नुमा के नाम से भी जानते हैं। आप सबको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो कंपास है, ये कंपास प्राथमिक प्रकार के यंत्रों में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्राथमिक यंत्र वे यंत्र होते हैं जो केवल उपस्थिति दिखाने का काम करते हो। तो ये केवल आपको उपस्थिति दर्शाते हैं, इसलिए इसको जो है वो प्राथमिक यंत्र के रूप में भी आप देखते हैं, प्राथमिक यंत्र के रूप में भी आप इसे पढ़ते हैं। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों चुंबक के आणविक सिद्धांत की। मैं यहां बात करना चाहूंगा कि चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में आपको बताया गया है कि पदार्थ की चुंबकीय अवस्था को दिखाया गया है, और एक है पदार्थ की अचुंबकीय अवस्था। कोई भी लोहे का टुकड़ा जो होता है दोस्तों, वो शुरुआत में जो है वो अचुंबकीय अवस्था में होता है। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई लोहे का टुकड़ा है, इस लोहे के टुकड़े के अंदर अव्यवस्थित कण होते हैं बहुत सारे। अव्यवस्थित कणों का मतलब दोस्तों, किसी का एन इधर है, किसी का एस इधर है, किसी का एस इधर है, किसी का एन इधर है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यदि मैं यहां पर इस रेड वाले भाग को एन मान लेता हूं और नीले वाले को एस मान लेता हूं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि किसी में जो है वो एस किधर है और किसी में जो है वो एन किधर है, किसी में एन किधर है, किसी में एस किधर है। यानी ये अव्यवस्थित तरीके से जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। और अचुंबकीय अवस्था जो है वो अव्यवस्थित कणों की अवस्था है। यानी ये इस लोहे के पदार्थ में ये चुंबकीय जो कण हैं वो अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए हैं, और अव्यवस्थित रूप से पड़े होने के कारण ये चुंबक की भांति कार्य नहीं कर रहा है।
ये केवल लोहे के टुकड़े की भांति पड़ा है, लेकिन इस लोहे के टुकड़े में यदि इन कणों को व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी प्रत्येक का जो है वो n एक साइड में कर दिया जाए और s एक साइड में कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है वो चुंबक बन जाएगा। जबकि ये क्या होगा, एक लोहे का टुकड़ा रह गया है, क्योंकि लोहे के टुकड़े में ये जो कण थे ये कैसे थे, अव्यवस्थित, और यहां पर आपने क्या कर दिया, इनको व्यवस्थित। तो दोस्तों व्यवस्थित करने के लिए आप बहुत सारी विधियां लगाते हैं। जो चुंबक बनाने की विधियां हैं उनको मैं कह सकता हूं कि वो इन लोहे के टुकड़ों में जो अव्यवस्थित कण थे उन कणों को व्यवस्थित करने की विधियां हैं, और व्यवस्थित करने की विधियां ही चुंबक बनाने की विधियां हैं। तो यहां आपने पढ़ा कि जो चुंबक का आणविक सिद्धांत है वो ये कहता है कि अव्यवस्थित कणों को यदि व्यवस्थित कर दिया जाए तो वो एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है, वो लोहे का टुकड़ा चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। दोस्तों यहां पर आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि यदि कोई चुंबक है आपके पास में और उस चुंबक में एक सिरा N है और दूसरा सिरा जो है उसका S है, और उसको बराबर बराबर दो भागों में यदि तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक भाग जो है उसका वो दो बराबर चुंबकों में बट जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर ये दोनों बराबर बराबर चुंबकों में बट गए हैं। ऐसे ही यदि मैं इसके भी दो टुकड़े कर दूं तो ये फिर से दो बराबर टुकड़ों में बट जाएगा, और ऐसे ही इसके टुकड़े कर दिए जाए तो भी ये दो बराबर टुकड़ों में बट जाएगा। फिर आपने इसके दो टुकड़े कर दिए, फिर ऐसे ही आगे भी आप टुकड़े करते गए, तो जाहिर सी बात है प्रत्येक चुंबक जो है वो दो बराबर टुकड़ों में बट रहा है। तो यहां पर मैं ऐसे कहूंगा कि चुंबक के टुकड़े करने पर वो फिर से स्वतंत्र चुंबक के टुकड़ों में बदल जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आप सबको यह ध्यान रखना है कि यदि कोई चुंबक है उसको आप तोड़ देते हैं तो बराबर बराबर टुकड़े आप करते जाते हैं तो वो स्वतंत्र टुकड़ों में क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगली बात हमें पढ़नी है, चुंबक का भौतिक सिद्धांत क्या है। दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा कि आप इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। तो उत्तर और दक्षिण दिशाओं में मैग्नेट कहां से आता है, क्यों ठहर जाती है वो, तो उन्हीं सब का हम कारण जान रहे हैं यहां पर। मान लीजिए ये आपके पास में पृथ्वी है और पृथ्वी का जो, यहां पर ध्यान दे दोस्तों आप, मान लीजिए यहां से सूर्य आ रहा है तो सूर्य सीधा आ रहा है, इधर से उगा है, तो जाहिर सी बात है इसको अपन ईस्ट मान लेते हैं, और ये वेस्ट के अंदर जो है वो अस्त हो जाएगा, और यहां पर अपन क्या मानेंगे, नॉर्थ, और इधर क्या मानेंगे, साउथ। तो यहां पर ये जो पोल बने हैं दोस्तों, ये चार प्रकार के जो पोल बने हैं ये भौतिक पोल हैं, यानी इनको मैं कह सकता हूं कि ये भौतिक ध्रुव हैं, भौतिक ध्रुव हैं। ऐसे ये भी भौतिक ध्रुव है और ये भी भौतिक ध्रुव है। अब दोस्तों जब आप किसी धागे या रस्सी से किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उस समय आप देखते हैं कि आपका जो चुंबक है वो यहां पर जाकर के रुकता है। इसमें मान लो यहां पर N हो गया और यहां पर S हो गया। आपने इसको जब लटकाया तो N इधर रुका और S इधर रुका, तो N और S इधर रुका, तो आपने जो पोल माना यहां पर N माना और यहां पर S माना।
तो ये वाला जो ध्रुव होगा ना दोस्तों, वो कहलाएगा आपका चुंबकीय ध्रुव। इसको अक्ष के नाम से भी पढ़ सकते हैं, चुंबकीय अक्ष या भौतिक अक्ष। तो यहां पर जो ये चुंबकीय ध्रुव बना है, इसको आप भौतिक अक्ष कह सकते हो, इसको आप चुंबकीय अक्ष कह सकते हो। तो यानी कि चुंबक को लटकाने पर यहां पर जो बना वो कौन बना, चुंबकीय अक्ष। अब बात ये आती है कि कई बार प्रश्न रहता है स्टूडेंटों का कि सर ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों रुकती है। तो उसके अलग अलग वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं। एक अवधारणा जो है वो इस प्रकार से है कि इस दिशा में धातु प्लेटें, या मैं कह सकता हूं कि लोहे की जो प्लेटें हैं वो जो है इस दिशा के अंदर की क्या है, पृथ्वी के अंदर ज्यादा है। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये भूगर्भ के अंदर होती है। अब भूगर्भ के अंदर जब ये प्लेटें होगी, और आप सबको ये पता ही होगा कि आपकी जो पृथ्वी है वो चक्रण और कक्षीय गति करती है, यानी चक्कर गति करती है, चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाने से यहां पर क्या होता है, इसमें एक मैग्नेट पैदा हो जाता है। इन प्लेटों में जो है वो एक चुंबकत्व पैदा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी चालक को घुमाते हो तो उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो भूगर्भ में जो प्लेटें होती हैं धातु की, ये गर्म तो होती है, उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किसी चीज में हो रहे हैं, आप उसको घुमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या बन जाएंगे, चुंबकीय पोल बन जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक समझने की बात यह है, मुख्य बात समझने की यह है कि वास्तव में जो है यहां पर S बना होगा और यहां पर N बना होगा, तभी आपका जो चुंबक है वो N पे यहां पे रुका और S पे यहां पे रुका। क्योंकि यहां S होगा तभी तो यहां N रुकेगा, और यहां पर N होगा तभी यहां S रुकेगा। लेकिन इस चीज को दोस्तों हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जो बनने वाले पोल जो है वो उल्टे होते हैं। वास्तव में ये उल्टे नहीं है, या तो आप इनको उल्टे मान लो कि ये पोल उल्टे हैं, या फिर ये मान सकते हो आप कि ये जो चुंबक लटकाया गया इसका ये एन नहीं होकर के ये क्या होता है, एस होता, और यहां पर ये एस नहीं होकर के क्या होता है, एन होता। लेकिन इनको यदि अपन उल्टे मान लेते दोस्तों तो फिर अपनी जो दिशा जो थी वो गलत हो जाती। इसलिए दिशा के अंदर ही रहे ये, इसलिए आपने क्या किया, इसको एन ही माना, इसको एस ही माना, तो इनको क्या मान लिया आपने, उल्टा मान लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि यहां पर आपको जो है वो चुंबक का भौतिक सिद्धांत बताया गया कि पृथ्वी जब घूमती है तो घूमने से क्या होता है, उसके अंदर पोल बन जाते हैं। वास्तव में साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनते हैं। और जब आप चुंबक को लटकाते हो तो जाहिर सी बात है इधर एन होगा और इधर एस होगा, क्योंकि जो साउथ है उधर नॉर्थ रुकेगा और जिधर नॉर्थ है उधर साउथ रुकेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर आपको ये भौतिक जो सिद्धांत था वो समझाया गया। अब बात करते हैं दोस्तों हम चुंबकीय परिभाषिक शब्दों की। चुंबकीय परिभाषिक शब्द क्या है, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके अपन परिभाषिक शब्द पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ चुंबक पढ़ रहे हैं तो चुंबक में कौन कौन से शब्द यूज लिए जाएंगे, तो सबसे पहले अपन जो चुंबकीय शब्द ले रहे हैं वो है आपका ध्रुव पोल। दोस्तों पोल के लिए सबसे पहली बात तो आप सबको यह पता हो कि किसी चुंबक में कम से कम या अधिक से अधिक दो पोल होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी चुंबक है उसमें कम से कम की बात करूं तो भी दो पोल हैं, और अधिक से अधिक की बात करूं तो भी दो पोल हैं। एक पोल जो है उसको आप उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो पोल है उसको आप दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
दोस्तों कभी भी ऐसे नहीं होता है कि कोई एक पोल का ही चुंबक हो गया हो, देखा है कभी आपने? नहीं होता है, क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि कोई चुंबक के अंदर एन ही है केवल या एस ही है, दोनों होंगे। क्योंकि यदि उसमें चुंबक है, चुंबक तो है, तो दो पोल जरूर बनेंगे, एक उत्तरी ध्रुव बनेगा, एक दक्षिणी ध्रुव बनेगा। तो आप पोल के संदर्भ में सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखें कि किसी भी चुंबक में कम से कम या अधिक से अधिक दो पोल होंगे, जिनमें एक उत्तरी ध्रुव कहलाता है और एक दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों आप सबको यह भी पता हो कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान अधिक महसूस किया जाता है, जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान अधिक महसूस किया जाता है, वो इससे क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं, पोल कहलाते हैं। तो लिखूंगा मैं यहां पर, जहां चुंबकीय बल रेखाओं का अधिकतम मान होता है, वही चुंबकीय ध्रुव होते हैं। दोस्तों यहां एक और महत्वपूर्ण बात आपको पढ़नी है, दोनों चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि एन ज्यादा चिपकता है या एस ज्यादा चिपकता है, दोनों बराबर चिपकते हैं। और एक बात ये भी आप सबको ध्यान हो कि कोई चुंबक है और उस चुंबक के अंदर जहां पर बल रेखाएं ज्यादा होगी, तो आप सबको पता है कि बल रेखाएं जो होगी वो यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, तो यही क्या होंगे? इसके ध्रुव कहलाएंगे। तो दोस्तों आप सबको सबसे पहला जो टॉपिक लिया चुंबकीय परिभाषिक शब्दों में, वो क्या था? आपका ध्रुव था। ध्रुव हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में इसको आप पोल कह रहे हैं, और पोल के संदर्भ में आपको इन बातों का पता होना चाहिए, जिसमें पहली बात आपने पढ़ी कि किसी चुंबक में कम से कम या अधिक से अधिक दो पोल होने चाहिए, और एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिण ध्रुव होता है। और आपने यहाँ पढ़ा कि चुंबकीय बल रेखाओं का अधिकतम मान जो है जहां पर होगा वहीं उसके ध्रुव होंगे, और दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य जो होगी, आकर्षण प्रत्याकर्षण करने की जहां क्षमता होगी, तो वो दोनों क्या होगी? बराबर होगी। अब बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है दोस्तों अपना चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष बहुत ही सिंपल चीज है। मान लीजिए आपके पास में ये कोई चुंबक है, इसमें एक सिरा जो है इसका वो मान लीजिए एन है, और दूसरा सिरा जो है उसका एस है। तो यहां पर ये पूरी की पूरी जो है वो मैग्नेट है, और यहां इस मैग्नेट की लेंथ बताई गई है आपको। इसमें यहां पर एन बता रखा है आपको, और इधर जो है एस बता रखा है। तो यहां पर कोई मैग्नेट था, उसमें एक साइड में एन है और एक साइड में एस है। दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उसे ही आप जो है वो मैग्नेटिक अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो मैं यहां लिखना चाहूंगा उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। दोस्तों आप सबको यहां एक चीज और पता होनी चाहिए
कि चुंबकीय अक्ष के ऊपर, चुंबकीय जो अक्ष है उस चुंबकीय अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं शून्य होती है। यानी चुंबकीय अक्ष जो होगा वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान क्या होगा, शून्य होगा, या फिर मैं कह सकता हूं चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो ये बात आप सबको ध्यान रखनी है। सीधी सी सिंपल सी परिभाषा थी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही चुंबकीय अक्ष कहलाती है, और चुंबकीय अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान क्या होता है, शून्य। आगे फिर हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन अक्ष को शॉर्ट में जो है आप, चुंबकीय उदासीन को शॉर्ट में MNA के नाम से भी जानते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष में आप देख सकते हैं यहां पर एक चुंबक दर्शाया गया है, देख सकते हो आप, ये चुंबक है। इस चुंबक में एक साइड में जो है आपको N पोल दर्शाया गया है, और दूसरे साइड में जो है दोस्तों वो S पोल दर्शाया गया है। एक साइड में आपका N पोल है, दूसरी साइड में क्या हो गया, S पोल है। ये यहां पर चुंबक था। आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमेशा जो है वो N से S की ओर जो है वो चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, और देख सकते हैं आप सीधे N से कहां जा रही है, S पे। अब दोस्तों ध्यान दें, आपने पढ़ा था अभी अभी कि N और S को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है वो चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष है। और चुंबकीय अक्ष को लंबवत काटने वाली, मध्य से लंबवत काटने वाली काल्पनिक रेखा जो है वही दोस्तों आपका MNA है, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष है। तो आप ध्यान दें, इसको मैं दोनों स्थितियों में बना सकता हूं, इसको मैं दोनों ही स्थितियों में बना सकता हूं। इस प्रकार से भी बना सकता हूं कि ये पर मेरे पास में कोई मैग्नेट है, इसमें ये काल्पनिक रेखा थी, इस N और S को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आप चुंबकीय अक्ष के रूप में पढ़ चुके हैं, और इस चुंबकीय अक्ष को लंबवत काटने वाली जो काल्पनिक रेखा है, मध्य से लंबवत काटने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो आपका चुंबकीय उदासीन अक्ष है, यानी कि वो आपका MNA कहलाता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष कहलाता है। दोस्तों आप सबको यहां पर पता हो, परिभाषा के बारे में मैं लिख देता हूं। चुंबकीय अक्ष को मध्य से काटने वाली लंबवत रेखा, लंबवत काल्पनिक रेखा, क्योंकि ये भी काल्पनिक है, लंबवत काल्पनिक रेखा चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। यहां पर भी आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जिस प्रकार चुंबकीय अक्ष के ऊपर चुंबकीय बल रेखाओं का मान शून्य होता है, ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी MNA के ऊपर भी चुंबकीय बल रेखाओं का मान शून्य होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। कई बार अपने को इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास में दो बराबर बराबर टुकड़े हैं, जिनमें एक जो है वो लोहे का टुकड़ा है और दूसरा जो है वो चुंबक का टुकड़ा है।
या चुंबक हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा चुंबक है और कौन सा लोहा है, तो कैसे हम पता लगाएं? तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो टुकड़े थे, इस टुकड़े को मैं इस प्रकार से लूंगा, एक टुकड़े को, और दूसरे टुकड़े को क्या करूंगा, उसके बीच में मैं चिपका दूंगा। यदि यदि ये चुंबक हुआ तो यहां पर कौन होगा दोस्तों, MnA। और MnA जहां होता है वहां चुंबक की बल रेखाओं का मान क्या होता है, 0। तो ऐसे में ये लोहे का टुकड़ा चिपक नहीं पाएगा। तो किसी चुंबक के आप बीच में लोहे का टुकड़ा चिपकाते हो तो वो चिपक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, MnA। तो इधर N होगा, इधर S होगा, बीच में MnA होगा, तो लोहे का टुकड़ा जो है वो नहीं चिपकेगा। लेकिन दोस्तों यदि इस प्रकार से हुआ कि ये मान लो लोहे का टुकड़ा है और ये मान लो चुंबक है, तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि लोहे के टुकड़े के बीच में चुंबक जो है वो कहीं भी चिपका जा सकता है। बीच में भी चिपक जाएगा, साइड में भी चिपक जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा जो है इनमें लोहे का टुकड़ा है और कौन सा जो है वो चुंबक का टुकड़ा है। लेकिन ये तभी संभव है तब आपने MnA को अच्छे से जान रखा हो, पढ़ रखा हो। क्योंकि आपको जब ये नहीं पता होगा कि N और S जो चुंबक हैं उन दोनों के बीचों बीच जो है वो MnA है, उन दोनों के मध्य से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जो MnA बनाती है, वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान 0 होता है। ये बात पता नहीं होगी तो हम ये पता नहीं कर सकते कि कौन सा लोहे का टुकड़ा है और कौन सा चुंबक का टुकड़ा है। आगे फिर बात करते हैं हम अगले टॉपिक में। अगला हमारा टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वैसे हम सब जानते भी हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो मोस्टली N से S की ओर निकलती है, और N से S की ओर निकल करके और S से अपना जाकर के सर्किट पूरा करती है। यानी मैं कह सकता हूं कि चुंबक के बाहर N से S और चुंबक के अंदर S से N अपना मार्ग पूर्ण करती है। कौन? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाओं की यहां मैं परिभाषा की बात करूं दोस्तों तो मैं यह कहूंगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये बल रेखाएं निष्कोण वक्र बना करके अपना एक रास्ता कंप्लीट करती है, और ये निष्कोण वक्र जो बनता है वही आपकी क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मैं लिखूंगा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से N से S की ओर व चुंबक के अंदर S से N बनाया गया निष्कोण वक्र ही चुंबकीय बल रेखाएं हैं। निष्कोण जो वक्र बन रहा है दोस्तों वो किससे बन रहा है? चुंबकीय बल रेखाओं से। अब यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं के दोस्तों आपको कुछ गुण धर्मों का पता होना चाहिए कि चुंबकीय बल रेखाओं के कौन कौन से गुण धर्म हो सकते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्मों की मैं बात करूंगा यहां पर, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण व
चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर वक्र बनाती है। ये दोस्तों यहां पर पहली बात होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां पर ये बल रेखाएं हमेशा बंद मार्ग बनाती है, तो मैं यहां लिखूंगा बल रेखाएं सदैव बंद मार्ग बनाती है। नंबर 3 आप सबको पता होना चाहिए, बल रेखाओं में आपस में प्रतिकर्षण विद्यमान होता है। इसलिए एक दूसरे को काटती नहीं है। कैसे? मान लो ये आपके पास में कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपने करंट का प्रवाह किया, तो अंगूठा करंट की दिशा में रहेगा, तो अंगुलियां कुछ इस प्रकार से जो है वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, इस प्रकार से। इसकी भी बात करूं मैं यहां पर, इस कंडक्टर में मान लो मैंने करंट का प्रवाह किया, और करंट का प्रवाह किया तो जाहिर सी बात है वही करंट की दिशा में अंगूठा, तो चुंबकीय बल रेखाएं। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाली जो बल रेखा और ये वाली जो बल रेखा है वो इस प्रकार से क्या करेगी, अपना मार्ग बना लेगी, या फिर ये एक दूसरे का विरोध करने वाले होगी तो विरोध कर लेगी, लेकिन एक दूसरे को काटेगी कभी नहीं। तो आप सबको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि बल रेखाएं जो है आपस में कभी भी काटती नहीं है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है उनमें तनाव होता है। चुंबकीय बल रेखाओं में तनाव विद्यमान है, और तनाव जो है दोस्तों वो आकर्षण प्रकार का भी हो सकता है और प्रत्याकर्षण प्रकार का भी हो सकता है। इसके अलावा अगला पॉइंट हम पढ़ना चाहेंगे, दोस्तों ये बल रेखाएं जो है वो इनको यदि कोई माध्यम मिल जाता है तो माध्यम से पहले रास्ता अपना कंप्लीट करेगी, तो इस बारे में भी पता होना चाहिए आपको। चुंबकीय बल रेखाएं माध्यम से मिलने पर अपना मार्ग पूर्ण करेगी। अपना मार्ग पूर्ण करेगी। तो दोस्तों ये क्या थी आपके चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कुछ गुण धर्म थे। तो आप सबको पता होना चाहिए कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और अंदर जो है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। आपको ये भी पता हो कि बल रेखाएं सदैव बंद मार्ग बनाती है। बल रेखाओं को आपस में प्रतिकर्षण विद्यमान होने के कारण एक दूसरे को काटती नहीं है। बल रेखाओं में जो है वो तनाव विद्यमान होता है, वो आकर्षण और प्रत्याकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। इसके अलावा चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर माध्यम जो है मिल जाता है, तो वो माध्यम से अपना रास्ता पहले पूर्ण कर लेती है। तो ये बल रेखाओं के संदर्भ में आप सबको गुणधर्म पता होने चाहिए। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों
चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का पता कैसे लगाएं हम? दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक मैग्नेट बताया गया और यहां पर दोनों पोलों का जो है वो क्षेत्र बताया गया है। जबकि यहां पर कोई कुंडली है और उस कुंडली को जब सप्लाई दी गई तो उसमें भी एक साइड में एन बना और दूसरी साइड में एस बना, तो यहां पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रखा है। यहां पर भी कोई चुंबक है तो उसमें भी एन और एस जो है उसके क्षेत्र को दर्शा रखा है। यहाँ पृथ्वी जो है वो भी अपन मानते हैं कि वो पोल बनाती है तो वो एन और एस पोल बनाएगी, तो यहाँ पर ये एन बन गया, ये एस बन गया और एन से एस की ओर जो है इस प्रकार से क्या हो रही है, बल रेखाएं पूर्ण हो रही है। तो आप सबको ये भी पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों बात को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये कोई चुंबक है, एन से एस की ओर बल रेखाएं जाती हैं, आप सबको पता है। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो चली और आपने देखा कि एन से इस प्रकार से आ गई इधर और एस पे पहुंच गई। दोस्तों आप क्या करते हैं, कंपास जो है कुतुबनुमा जो है उसका प्रयोग करते हैं। अब आपको ये पता ही है कि उसके अंदर जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो एन और एस और यहां से ये आलंबित होता ही है। इसको आप क्या करते हैं, चुंबक के चारों ओर लेके जाते हैं। जहां जहां इसकी सुई निडल जो है, इसकी चुंबक की सुई जो है वो प्रभावित होती है, वहां वहां पर आप क्या करते हैं दोस्तों, पॉइंट लगाते जाते हैं। और जहां जहां पॉइंट लगाते जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि इतनी दूर में जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है इस चुंबक का। यानी चुंबक के चारों ओर जितनी दूर में इन बल रेखाओं को महसूस किया जाए उतनी दूर में जो है उसके चुंबकीय क्षेत्र को माना जाता है, उतनी दूर में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को माना जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि मैग्नेटिक फील्ड का सीधा सा मतलब है कि आप किसी चुंबकीय सुई से जितनी दूर में आप चुंबकीय बल रेखाओं को महसूस कर रहे हैं उतनी दूर में ही क्या होगा, चुंबकीय फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। आगे फिर हम बात करना चाहेंगे चुंबकीय फ्लक्स की। तो देखो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। यहां आप देख सकते हैं कि इसमें ये बल रेखाएं जा रही है, ये सब क्या है, बल रेखाएं। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि उत्तरी ध्रुव से जितनी बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गई है, देखो सारी बल रेखाएं नहीं पहुंच पाती है, कुछ बल रेखाएं जो है वो नष्ट भी हो जाती है, लेकिन जितनी बल रेखाएं पहुंच रही है यानी इसके मध्य क्षेत्र से गुजर रही है। या फिर आपके पास में इस प्रकार से कोई चुंबक होता, मान लो आपके पास इस प्रकार से कोई चुंबक है, छठ चुंबक, तो एन से एस की ओर बल रेखाएं जा रही है, लेकिन आप देखते हैं कुछ बल रेखाएं नहीं भी जाती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं इसके मध्य क्षेत्र से जो गुजर रही है, तो एन से एस की ओर जाने वाली जो बल रेखाएं हैं और जो मध्य क्षेत्र से जो पूरी बल रेखाएं जो गुजर जाती है आसानी से, उन बल रेखाओं का जो योग है, उन चुंबकीय बल रेखाओं का जो योग है वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा, इसकी परिभाषा में कहना चाहूंगा, चुंबक में उत्तरी ध्रुव से मध्य क्षेत्र से गुजरकर दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाली बल रेखाओं का योग, बल रेखाओं का योग चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। दोस्तों आप सबको यहां पर एक चीज और पता हो कि चुंबकीय फ्लक्स जो है उसको आप जो इसका प्रतीक जो है वो फाई होता है।
चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका प्रतीक जो होगा वो फाई होगा। इसके अलावा आपको यह भी पता हो कि इसका SI मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स जो है उस चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, SI मात्रक वेबर होता है, जिसको आप WB से प्रदर्शित करते हैं। और आपको यह भी पता हो कि 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। यहां पर लिखूंगा मैं अन्य मात्रक मैक्सवेल, मैक्सवेल। और फिर लिखना चाहूंगा मैं कि 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। ये याद रखें दोस्तों, कई बार उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि एक मैक्सवेल जो है उसमें कितने वेबर होंगे। तो जाहिर सी बात है आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस में आ रहा है तो उसको उधर लेके जाएंगे तो आप माइनस में आ जाएगी, तो इसलिए आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होंगे या फिर 1 मैक्सवेल में कितने वेबर होंगे। तो ये आपने पढ़ा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अब बात करना चाहूंगा मैं यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करता हूं मैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में दोस्तों क्या होता है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, ध्यान दीजिए। यहां पर मान लीजिए ये कोई चुंबक है, इस चुंबक में से कोई मैं इकाई टुकड़ा काटता हूं, और ये यहाँ पर मैंने जो है इधर इकाई टुकड़े को बताया मैंने, इसकी जो है वो ये लेंथ बता दी, यहाँ पर ये चौड़ाई बता दी, ये ऊंचाई बता दी, यानी चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई तीनों मैंने ले ली इस टुकड़े की। अब किसी चुंबक में से जो टुकड़ा आपने काटा है उसके अंदर भी जाहिर सी बात है N और S तो बनेंगे, तो N से S की ओर जाहिर सी बात है N से S की ओर जो है वो बल रेखाएं भी आएगी। तो ये जो N से S की ओर बल रेखाएं जो इसके मध्य स्तर से जो गुजरेगी उनका जो योग होगा वो योग ही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में क्या करते हैं आप, किसी चुंबक के इकाई क्षेत्रफल, किसी चुंबक के इकाई क्षेत्रफल में से किसी एक पोल से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं उन बल रेखाओं का योग ही क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। आप सबको यह पता होना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है उसका प्रतीक जो है वो B है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है उसको B से आप प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा आपको इसका फॉर्मूला पता हो, सूत्र इसका पता हो आपको कि B बराबर फाई अपॉन A। यहाँ पर फाई चुंबकीय फ्लक्स है ही, इसके अलावा A जो है यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा, जो आपने इकाई क्षेत्रफल लिया है वो इकाई क्षेत्रफल आ जाएगा। अब फ्लक्स जो आएगा वो आप सबको पता है दोस्तों वेबर में आएगा, क्षेत्रफल जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्या हो गया है, मात्रक हो गया है। तो आप सबको पता हो कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या हो गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा, यहां पर चुंबकीय प्रेरण की बात हो रही है। दोस्तों चुंबकीय प्रेरण से क्या मतलब है, किताब की परिभाषाओं की हम बात करें तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि चुंबकीय प्रेरण से मतलब है कि किसी लोहे टुकड़े को चुंबक के पास लेके जाया जाए या चुंबक को लोहे टुकड़े के पास में लेके जाया जाए तो चुंबक क्या करती है, उस लोहे के टुकड़े में भी विपरीत पोल पैदा कर देती है जिस पोल से वो चिपक रखा हो। जैसे मान लो ये कोई चुंबक है आपके पास में, और इस चुंबक के पास में मैं कोई ये लोहे का टुकड़ा ले लेता हूं, लोहे का टुकड़ा ले लेता हूं। तो आप चुंबक को लोहे के पास लेके जाओ चाहे लोहे को चुंबक के पास लेके जाओ, जब पास पास आप रखते हो तो जैसे मान लो यहाँ एस पोल था तो जाहिर सी बात है ये इसके अंदर क्या कर देगा, एन पोल पैदा कर देगा, दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, एस पोल पैदा हो जाएगा। तो यहाँ चुंबक के प्रेरण में हमारे को यही बात समझ में आ जाती है कि कोई भी चुंबक जो है उसके पास में किसी लोहे टुकड़े को रख दिया जाए तो जहां से वो चिपक रखा है वहां पर उसमें विपरीत पोल है,
क्योंकि आप भी जानते हो चिपका हुआ है इसका मतलब विपरीत पोल ही होगा, नहीं तो चिपकने का सवाल ही नहीं था। तो इसलिए आप ध्यान रखें यहां पर कि विपरीत पोल पैदा कर दिए जाएंगे। जैसे यहां पर भी आपको बताया गया कि ये एन है और यहां पर कोई मान लो ये कुंडली जो है, कॉइल जो है इस प्रकार से रखी गई है, तो सीधी सी बात है एन पोल के संपर्क में रहेगी तो यहां पर एस पोल ही पैदा होना है, यहां पर एन पोल पैदा होगा। तो चुंबकीय प्रेरण से मतलब यहां पर वो इंडक्शन वाला नहीं है कि आपने जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन किया और उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो गया, वो वाला नहीं है। यहां पर है कि किसी चुंबक को लोहे के पास लेके जाए या लोहे को किसी चुंबक के पास में लेके आए, वो जब चिपक रहा है या उसके संपर्क में है तो जाहिर सी बात है वहां पर विपरीत पोल बन जाता है, तो इसे आप कहेंगे चुंबकीय प्रेरण। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा चुंबकीय परिपथ की। तो चुंबकीय परिपथ के लिए सीधी सी बात यह है, चुंबकीय परिपथ को समझने के लिए सबसे बेहतरीन चीज मान लो ये है एन और एस चुंबक का। आप सबको पता है कि एन से एस की ओर जो है वो बल रेखाएं जाती है, लेकिन आप इसी छड़ चुंबक को इस प्रकार से रख दें और यहां कोई लोहे का टुकड़ा लगा दें। ये कोई लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है जिसको कीपर भी कहते हैं, जिसको आप कीपर भी कहते हैं। ये एन था, ये एस था, ये एस था, ये एन था। दोस्तों आप सबको पता है कि एन से एस की ओर बल रेखाएं आती है, तो ये बल रेखा इधर आनी चाहिए थी, लेकिन यहां नहीं आकर के ये बल रेखा इधर आनी चाहिए थी, लेकिन यहां नहीं आकर के इसको इधर से रास्ता कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इस लोहे के टुकड़े को इसने क्या किया, माध्यम बना लिया है। तो लोहे को टुकड़े को माध्यम बना लिया है, तो ये माध्यम इधर से क्या करेगा, इसके सर्किट को पूरा कर लेगा। ऐसे इधर जो है ये एन से एस की ओर अपना माध्यम पूरा कर लेगा। यदि ये नहीं होता तो ये एन से एस की ओर बल रेखाएं इधर आती। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि चुंबकीय परिपथ में अपन पढ़ रहे हैं कि चुंबकीय परिपथ जो है वो बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण करने से मतलब है, और ये किसी लोहे के टुकड़े जिसको आप कीपर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कीपर लगाने से क्या होता है इसको भी एक बार पढ़ें आप। कीपर का मतलब है चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग को पूर्ण करने के लिए एक लोहे का टुकड़ा काम में लिया जाता है, जिससे फ्लक्स का लॉस नहीं होता है। फ्लक्स का लॉस नहीं होता है। तो ये था दोस्तों अपना कीपर। तो चुंबकीय परिपथ में हमने पढ़ा कि चुंबकीय परिपथ से मतलब सीधा सा है कि एन से एस की ओर जो बल रेखाएं जा रही है, तो ये यहां से यहां तक इसका एक परिपथ बना है। तो ये परिपथ बाहर की साइड में एन से एस की ओर होता है और अंदर की साइड में एस से एन की ओर होता है, और इस प्रकार से एक पूर्ण बंद मार्ग बन जाता है जो इसका चुंबकीय परिपथ कहलाता है। आगे फिर हम बात करते हैं चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल जिसको दोस्तों आप एमएमएफ के नाम से भी जानते हो, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स शॉर्ट में एमएमएफ, ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से वैद्युतिक परिपथों में ईएमएफ होता है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में एमएमएफ होता है। अब देखो दोस्तों समझने वाली बात यह है
कि वैद्युतिक परिपथों में ईएमएफ क्या होता है और चुंबकीय परिपथों में एमएमएफ क्या होता है। इलेक्ट्रॉनों के धक्का लगाने वाला बल, इलेक्ट्रॉनों के धक्का लगाने वाला बल ईएमएफ होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं के धक्का लगाने वाला बल कौन होगा, एमएमएफ होगा। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। एमएमएफ जो है, एफएम जो है उससे प्रदर्शित करते हैं इसको, एफएम। और एफएम बराबर जो है दोस्तों, यहाँ पर आप करंट और फ्लक्स लेते हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं लिखूंगा एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न जो है इसका क्या होगा, मात्रक होगा। और एफएम जो है इसका क्या हो गया, प्रतीक हो गया। तो दोस्तों ये पढ़ रहे थे अपन एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के धक्का लगाने वाला बल, जिसका प्रतीक जो है वो एफएम है और मात्रक जो है यहाँ पर एम्पियर टर्न है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा रिलक्टेंस के लिए। रिलक्टेंस दोस्तों, रिलक्टेंस क्या है, जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथों में प्रतिरोध होता है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में रिलक्टेंस होता है। बात को समझो दोस्तों, प्रतिरोध क्या करता है, करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसे आप आर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में जो बाधा करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करेगा, उसे आप क्या कहेंगे, रिलक्टेंस। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसकी स्थिति कुछ इसी प्रकार से है, क्योंकि जो बल लगाया जा रहा है उसी का क्या हो रहा है, यहां पर विरोध। तो यहां पर ये कौन है, एमएमएफ, और इसका ये विरोध कर रहा है, तो ये कौन हुआ यहां पर, रिलक्टेंस। ये कौन हुआ, रिलक्टेंस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैद्युतिक परिपथों में जिस प्रकार करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है प्रतिरोध, ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथों के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के बाधा उत्पन्न करने का जो काम करेगा, उसे आप रिलक्टेंस कहेंगे। दोस्तों आगे के जो टॉपिक हैं, आगे के जो शब्द हैं, इसके अंदर पारिभाषिक शब्द हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद।